डैम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पिछला जो 1-1.5 महीना निकला है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इससे बेकार महीना मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो मेरे को क्या लगता था, अभी तक ना 1 साल हो गया, अब अभी तक कोरोना नहीं हुआ तो अब आगे क्या ही हो जाएगा, मतलब है ना, मतलब अपनी इम्यूनिटी तो ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और उसके बाद जो कोरोना हुआ है ना, पूरे ख़ानदान को हो गया। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, स्टोरी पे चलते हैं। देखो, स्टोरी ना थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत कुछ हुआ इस 1.5 महीने में, मतलब बहुत सारे अप्स है और बहुत सारे डाउन है, तो हो सकता है थोड़ी सी स्टोरी बड़ी हो जाए। तो टाइम निकाल के देख लेना अगर देखना होगा तो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है और देखना है कि क्या हुआ था एक्चुअली में, और समझना है कि कोरोना कैसे कैसे बढ़ता है आगे, ठीक है। मतलब एक छोटे से बुखार से लेके वो मरने की कंडीशन तक जो जाता है ना, वो मैंने देख चुका है। तो वही बस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर टाइम होगा तो देख लेना पूरा। ये सब चीज़ों की ना स्टार्टिंग हुई थी 15 मार्च से, मेरे को याद है अच्छे। मैंने ना बीच में स्टेटस डाल दिया था ये सब चीज़ों का, मेरे को लग रहा था कि ना ये अभी स्टार्ट हुआ है करके उस समय जब मैंने स्टेटस डाला था। और उसके बाद जो पीक आया है ना, पूरा इंडिया हिल गया उसके कारण। इन चीज़ों की स्टार्ट ना लियो से हुई थी। लियो, जिन लोग को नहीं पता है, मेरे पास 2 डॉग है, उसमें से बड़ा वाला जो डॉग है वो लियो है। तो लियो का ना पेट अचानक से ना एकदम फूल गया था। अब अचानक से कैसे फूल गया वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं रोज़ उसको देखता हूँ तो मैं ये नोटिस कर रहा था कि बड़ा तो हो रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा था कि क्यों हो रहा है। अब बड़ा इन द सेंस कि जैसे एक प्रेग्नेंट डॉग होता है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही फूल गया था उसका पेट। अब एक नॉर्मल लैब्राडोर की ना वेट 33 या 35 के आसपास होनी चाहिए। अब मेरे को उसका पेट इतना बड़ा लग रहा था, मैंने उसका वेट कर दिया, ठीक है, वेट उसको उठाया और वेट मशीन में लेके खड़ा हो गया। उसका वेट आया 38 किलो, मेरा वेट माइनस करने के बाद 38 किलो एक लैब्राडोर के लिए, मतलब इतना ज़्यादा वेट है ना। अब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरा वाला जो नॉर्मल डॉक्टर जिसको मैं हमेशा मतलब सालों से दिखा रहा हूँ, उसके पास मैंने लियो को ले गया। मैंने उसको बोला कि एक बार चेक कर ली। उसने दबा के भी नहीं देख रहा था, मैंने जब बोला तब जाके उसने दबा के देखा और बोलता है कि गैस है, ठीक है, इसके पेट में ठस गैस भरी हुई है, इसको घुमाओ, बोलता है आराम से ठीक हो जाएगी। मैं बोला ठीक है भाई, होगा कुछ, इसको पता है इतने साल से। तो मैंने उसको घर लेके आया। उसका दूसरे दिन भी वही हाल है, मैंने बहुत घुमाया, मतलब 1-1 1.5 घंटे घुमा दिए मैं लियो, लेकिन उसका हाल चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को फिर लगने लग गया कि यार क्या हो रहा है करके, ठीक क्यों नहीं हो रही है। अब मैं बोला किसको दिखाऊँ, तो मैं यही डॉक्टर को जानता था जिससे मैं दिखा रहा था सालों से, क्योंकि ये ठीक था। मैंने दूसरे दिन ना एक और डॉक्टर बुलवाया फ़ोन करके कि आसपास जो भी था, एक डॉक्टर मेरे को मिली, तो उसको मैंने बुलवाया। उसने आई, वो भी वही बोली कि गैस है, ठीक है, और गैस का इंजेक्शन दे दी उसको, और बोली कि अगर नहीं ठीक हुआ तो सुबह फिर से बुलाना, मैं सुबह फिर से लगा के जाऊँगी। अब रात भर हो गया, उसका गैस निकल ही नहीं रहा। तो लियो को मैं रात भर देख रहा था 2-3 बजे तक। अब दूसरे दिन सुबह डॉक्टर को मैंने कॉल किया, बोला कि उसका पेट ठीक नहीं हुआ है। अब वो बोलती है मैं फिर से आ रही हूँ, इंजेक्शन लगा दूँगी, ठीक है। मैंने बोला नहीं, अब मैं ले जा रहा हूँ इसको हॉस्पिटल। अब मेरे घर में सब परेशान हो गए थे क्योंकि 4 दिन हो गए थे लियो वैसी थी, उसका पेट बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। अब वो धीरे धीरे खाना खाना भी बंद कर रही थी। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। और जिसको नहीं पता होगा, कुत्ते रोते हैं, ठीक है, रोते हैं और उनके आंसू भी निकलते हैं, और आंसू निकलते हैं तो वो पता चलता है देखने से कि उसकी तबीयत ख़राब है। लियो के आंसू निकलना मतलब अचानक से चालू हुए थे और वो निकलते ही जा रहे थे, मतलब। तो मेरे को तो ये पता चल गया था कि कुछ तो मतलब गड़बड़ चल रहा है। तो दूसरे दिन मैं उठा, उसके बाद डैडी को बोला कि चलो इसको ले चलते हॉस्पिटल। अब डैडी कभी छुट्टी लेते नहीं है, लेकिन मैं बोला कि लो आज छुट्टी, लियो को हॉस्पिटल ले जाना है। उसको हम लोग डायरेक्ट ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर देखा उसको और उसके बाद बोलता है कि इसको कॉर्नर में ले जाओ, प्रिक कर रहे हैं करके। अब मैं बोला भाई क्या होता है पता नहीं। तो वो ले गया और एक बड़ी वाली जो सिरिंज आती है ना, उसके सामने जो नीडल रहता है, वो नीडल लिया और उसके पेट में मार दिया। उसमें से भाई जो पानी निकला है ना, मतलब नॉर्मल पानी, ठीक है, जैसे रहता है ना, वही पानी निकलना चालू हुआ। कम से कम 2 या 3 लीटर पानी निकला उसके पेट से, ठीक है। और लियो की हालत ऐसे हो गई थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं पीछे से उसको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था लियो के पैर, ठीक है। उसको डॉक्टर बोला था कि बैठाना मत, तभी पानी निकलते रहेगा। तो उसको मैं पकड़ के बैठा हूँ, वो इतना भारी डॉगी, मैं उसको पकड़ के बैठे रहा। बैठे बैठे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये 2-3 लीटर पानी उसके पेट से निकल रहा है। वो निकलने के बाद लियो की जो थोड़ी हालत ठीक हुई है, उसके बाद डॉक्टर से बात हुई। वो बोला कि ये अब ज़िंदगी भर रहने वाला है, इसके लिए जैसे बीपी शुगर होता है ना, लियो को वैसे एक एसाइटिस करके बीमारी हो गई है। तो अब ये लियो का हो गया। अब लेकिन लियो को 4 दिन तक 5 दिन तक लगातार इंजेक्शन लगने थे।
4 दिन लगातार ले गया सुबह सुबह। वो 4 दिन भी मैं ढंग से नहीं सोया। उसके बाद ये 15 से चालू हुआ, होते होते आ गई 20 तारीख। मेरे को एक चीज़ ये समझ में आया कि वो जो पहला आदमी था, जो पहला डॉक्टर जिसको मैं डॉक्टर मानता था कि इतना अच्छा डॉक्टर है या ऐसा वैसा, उसने बोल दिया भाई गैस है। उसको मैंने बोला भी भाई दबा के देख करके, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले डॉक्टर ने एक ही बार देखा और उसको पता चल गया कि वो गैस नहीं है, उसके पेट में पानी भरा हुआ है। अब कुल मिला के मेरे को बात ये समझ में आई कि वो लियो को मारने के चक्कर में था। अब मारने के चक्कर में क्यों था, अब मैं उसको बताया इसकी एज 8 साल है, तो बोलता है कि हो तो गया है यार, हो तो गया है। लेकिन लेब्राडोर की एज 12-13 साल आराम से निकलती है, ठीक है। तो बस यही एक बात थी। तो मेरे को लगा कि भाई ये अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो 2-3 दिन में तो लियो ख़त्म थी, मतलब, ठीक है। तो एक चीज़ ये मेरे को पता चली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। अगर दुर्ग भिलाई से जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, 10 रुपये में देख देता है। और भाई डॉक्टर एक नंबर है वहाँ का। लगातार जा ही रही थी लियो 4 दिन तक। मैं ही लेके जाता था, पापा नहीं जाते थे, डैडी नहीं जाते थे। अब अचानक से 18-19 तारीख के आसपास डैडी को बुखार आना चालू हुआ। अब मेरे को हल्का हल्का ये लग रहा था कि कोरोना हो सकता है। अब डैडी ने 20 तारीख को टेस्ट कराया। एक दिन तो कैजुअल्टी गए, कैजुअल्टी में कुछ नहीं हुआ। बोला कि ठीक है कल टेस्ट करा लेना, बुखार की गोली दे दिया, एक सलाइन चढ़ी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे दिन जाके टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव। वो सैटरडे था, हम लोग को बोले कि मंडे टेस्ट कराना। हम लोग मंडे सब लोग जाने वाले थे टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि हम लोग को बोल दिया था कि टेस्ट करवाना है। अब इस स्टोरी पे ना और लोग ऐड हो रहे हैं, तो मैं अब तुम लोग को थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मेरे फैमिली का बैकग्राउंड। मेरे डैडी के 2 भाई है, ठीक है। उसमें से एक जो मिडिल वाले हैं उनको मैं पापा बोलता हूँ, और जो सबसे बड़े वाले हैं उनको बड़े पापा बोलता हूँ। तो जो मेरे पापा है, मतलब जो मिडिल वाले हैं, मेरे डैडी के जो बड़े भाई है, मतलब जस्ट बड़े वाले, वो हॉस्पिटल गए। सबसे पहले तो वही गए, ठीक है, सुबह सुबह, मतलब 7:30 बजे चले गए। उनका पॉजिटिव आया और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बोलते हैं कि वो उसी समय एडमिट भी हो गए। अब हम लोग थोड़े पैनिक हो गए उस समय कि ये सब क्या चल रहा है करके। अब हम लोग पूरी फैमिली गए टेस्ट कराने। तो अब हर जगह भीड़ लगी हुई है। सबसे कम भीड़ थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगाए दिन भर से। उन लोग का भी अलग ही चलता है भाई। वहाँ पे भी ऐसे, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सब वही भीड़ में खड़े हैं, भीड़ में ही जा रहे हैं। जिसका हो जा रहा है वो जा रहा है, नहीं हो रहा है। पूरे फैमिली में हम लोग के सिर्फ एक जन पॉजिटिव आया, मतलब जिनका सुबह आया था मेरे पापा, उनकी वाइफ का बस पॉजिटिव आया। तो जो मेरे पापा हैं उनके जो बच्चे हैं उनको बुआ के घर छोड़ दिए, कि ये सोच के कि वहाँ पे सब ठीक रहेगा करके। तो 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि बुआ और मेरी जो बहन है वो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब वो दोनों अलग क्वारंटाइन हो गए। जो बच्चे हैं वो आ गए मेरे घर। 3 दिन ऐसे ही चलते रहा, 22 से 25 तारीख तक। तो जो मेरे डैडी हैं उनका क्या बोलते हैं, फीवर बार 102-103 पहुंच रहा था। अब भाई साहब 102 फीवर झेलना ना सबके बस की बात नहीं है। अब 102-103 फीवर झेलना सबके बस की बात नहीं है। मेरे को एक ही बार हुआ है लाइफ में, और इतना बेकार लगता है ना, मतलब रात को जो सपने आते हैं इतने खतरनाक, कुछ भी कुछ। तो डैडी को 2-3 दिन से हो ही रहा था। अब उसके बाद एक दिन डैडी बोले सुबह मेरे को नहीं झेल पा रहा हूँ करके, ठीक है जा रहा हूँ हॉस्पिटल एडमिट होने। तो डैडी गए, डैडी एडमिट हो गए। 25 तारीख को डैडी भी एडमिट हो गए। मेरे पापा भी एडमिट ही थे पहले से, जिस दिन से गए उस दिन से एडमिट थे। पापा के पास मैं गया नहीं था देखने, क्योंकि वो बोले थे कि मत आना, कोई ज़रूरत नहीं आने की, और वो पूरा कोरोना वार्ड। हम लोग के यहाँ ऐसा था कि जाके देख सकते थे, लेकिन पापा मेरे को बताए नहीं कि आके देख सकते हैं। बाहर ही आते थे हॉस्पिटल के और बोलते थे कि यहीं से सामान दो और चले जाओ। और सामान भी हम लोग कुछ नहीं, बस खाना भी नहीं देते थे। वो बोले थे कि जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो ला के दिया करो, खाना हॉस्पिटल से लगा लियूँगा। तो अब पहले दिन आए तो थोड़े ठीक लग रहे थे। दूसरे दिन में मैं देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि हालत ख़राब हो रही करके, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पता चल जाता है अपने को कि बस होने वाला करके थोड़ी हालत ख़राब। तो वही सीन मेरे साथ हो गया था। मेरे को पता चल रहा था कि हालत ख़राब होने वाली है, तो मेरे को लगा भी। तो फिर मैं अपने डैडी से तो मिलने जाता था। वहाँ पे वो वाला वार्ड इतना वो नहीं था, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम जो सीवियर कोरोना वाले थे, वो मेरे जो पापा थे वो उन लोग की तरफ थे, और जो मेरे डैडी एडमिट थे वो थोड़े कम वाले थे, मतलब कम कोरोना वाले, मतलब जिसको ज़्यादा सिम्टम नहीं थे। अब मैं डैडी को बताया कि पापा की हालत ज़्यादा मेरे को ख़राब लग रही है करके, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। फिर तीसरे दिन जब मैं गया, पापा ऐसा चल रहे थे, मतलब जैसे कि 90-100 साल के लोग जैसे नहीं चलते, मतलब पकड़ के कोई चीज़, मतलब एकदम स्लोली ऐसे, मतलब
समझ रहे हो ना मतलब क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। वैसा चल रहे थे और मैं जब सामान लेके गया तो मेरे को पहचान नहीं पा रहे थे। अब मेरी जो फटी है ना उस समय देख के, मतलब मेरे को ऐसा बता नहीं सकता हूँ मैं कि उस समय जैसे गूज़बम्स नहीं आ जाते हैं, उस टाइप का हो गया था मैं जाते जाते भी देख रहा हूँ अंदर बहुत खास रहे थे, एकदम चलते चलते जा रहे थे। अब ये सब होते रहा, पापा की तरफ आए, बैकग्राउंड में इधर सबका भी पॉजिटिव हो गए। अब मेरे जो एक और बड़े पापा हैं वो उन लोग सब 60+ है, ठीक है, तो उन लोग कुछ कर नहीं सकते चाह के भी। अब बच गया मैं करने वाला। तो अब भाई हॉस्पिटल सिर्फ बाहर से ही जाता था, दे के आ जाता था। अब इसके बाद क्या सीन हुआ, तो अब एक दिन अचानक क्या सीन हुआ कि मैं ना पापा के वार्ड में घुस गया अंदर, क्योंकि मेरे को देखना था कि क्या हालत है वहाँ पे। तो मैं घुसा अंदर, देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा। फ़ोन कर रहा हूँ तो बोल रहे तू अंदर क्यों आ गया, चल बाहर जा करके ये तेरे को हो जाएगा ऐसा वैसा। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रिवेंटिव लोग नहीं होते जो वैसे हैं, वो जल्दी घबरा जाते हैं। तो वही है कि वो बोले बाहर जा। तब भी मैं घुमा वार्ड में और पूरा ढूंढ मारा, मतलब कि इतना लंबे लंबे वार्ड सबसे ऊपर वाले में थे, वहाँ गया देखा तो भाई साहब ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि कुछ हाल ही नहीं है, मतलब खांस रहे हैं बार बार, ऑक्सीजन लगा हुआ है। मेरे को तो ये तक नहीं पता था कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैं देखा ऑक्सीजन लगा हुआ है, एकदम सांस ले रहे हैं भकाभक। और उसके बाद मेरे को लगा कि भाई हालत ख़राब हो रही है। तो 25 तारीख की ये बात है, मैं पापा को बोल के आया कि देखो अगर नहीं झेल पा रहे हो तो बता दो, अपने पास इतना पैसा है कि अपन प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए। अभी तक ये कौन से हॉस्पिटल पे थे, सेमी गवर्नमेंट। अब मेरे पापा, डैडी और पापा इन लोग सब बीएसपी में काम करते हैं, भिलाई स्टील प्लांट। जिन लोग को नहीं पता होगा, भिलाई का सबसे बड़ा प्लांट है ये। जिन लोग को नहीं पता होगा, भिलाई स्टील प्लांट सेमी गवर्नमेंट है शायद, मेरे को जितना पता है। तो मैं बोला कि अगर आप नहीं झेल पा रहे हो तो बता दो अभी भी, अगर कल तक में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ आपका तो अपन प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे। और मैं घर आके बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, हालत ठीक नहीं है पापा की। तो उसके दूसरे दिन क्या होता है कि मेरे को 2 बजे पापा कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तूने मेरे को रेफ़र करा दिया क्या। अब मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका हुआ ये कि उनको बीएसपी वालों ने रेफ़र कर दिया क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब जो हॉस्पिटल में रेफ़र किया है वो हॉस्पिटल वाले पापा को कॉल कर रहे हैं और पापा को समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन रेफ़र करा दिया। अब पापा उनसे लड़ाई कर रहे हैं, खांस, मतलब बात तो कर ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही बोलते थे वैसे ही खांसी आ जाती थी। मेरे को ये चीज़ पता चली कि रेफ़र कर रहे हैं। मैंने अपने भाई को बताया, मतलब जो बड़े पापा हैं, सबसे बड़े पापा हैं, उनके बेटे को, वो मेरे से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं 10 साल बड़ा है, उसको बताया। मैं बोला बड़े पापा को रेफ़र किए हैं, ले जाना है क्या अगर। तो एक टाइम के लिए वो भी सोचा कि भाई को हम रायपुर ले जाएंगे तो क्या हाल होगा करके, मतलब हम लोग तो मिल नहीं पाएंगे, ऐसा वैसा। उसका ऐसा था और मेरा ऐसा था कि भाई जा रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब वहाँ हॉस्पिटल गए, मैंने बात किया कि रेफ़र के लिए कैसे कैसे बोले। उन लोग बोले हाँ ठीक है, रेफ़र के लिए गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, ले जाइए करके। भाई वो दिन के 2 बजे से बात हुई है, रात के 10:30 बजे एम्बुलेंस आई है। अब इस बीच में क्या बात चल रही थी, मेरा भाई बोल रहा था कि उधर नहीं ले जाते हैं, कौन जाएगा देखने। मैं बोला भाई तू यहाँ भी रह रहा है तो कौन सा अंदर चले जा रहा है देखने। तो मेरा ऐसा था कि अगर वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शाम तक ना सीन ये हुआ कि ना पापा की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब मैं अंदर घुसा हूँ और देख रहा हूँ तो पापा ऐसे पड़े हुए, मतलब जैसे ऐसे बॉडी पड़े रहती है ना, ऐसे, मतलब ठीक है, मतलब शर्ट भी खोला हुआ है, मतलब बस शॉर्ट्स में और पड़े हुए वैसे। और सांस कैसे ले रहे हैं, मतलब एक डॉग को कभी ना दौड़ा देना और उसके बाद ना उसको लिटा देना और वो सांस जैसे लेता है ना, मेरी जो फटी है ना उस समय देख के, मतलब मैं बोला कि भाई ये क्या चल रहा है करके। मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं वो सांस लेते हुए, है ना, आँख बंद करके ऐसे लेटे हुए थे। तो मेरे को ये नहीं, उनको ये नहीं पता था कि मैं देख रहा हूँ। मैं वो ऐसा देखा और बोला पापा उठो करके, आपको रेफ़र किए हैं करके लेके जाना है। तो बोलते कौन मेरे को रेफ़र किया ऐसा। मैं बोला वो सब बात मैं कर लिया हूँ, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जाना है करके। तो वही बात फिर चली दिन भर। शाम तक पापा भी मना कर दे रहे थे कि मेरे को नहीं जाना है करके। इन लोग के यहाँ क्या चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे और मार देंगे। इन लोग के अब ये मैं बोलूँगा कि ये बड़े लोग के दिमाग में थोड़ा सा डम शिट चलते रहता है। अब बड़े लोग होते हैं यार डम नहीं होते तो अभी तक कोरोना नहीं होता इन लोग को। अब बोलता हूँ मास्क लगाने, सारे लोग ऐसे मास्क लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, जैसे भी लगा लेंगे। कम से कम वाइल्ड क्राफ्ट वाले मास्क हैं, इन लोग कपड़े वाले मास्क लगा के घूमे हर जगह। मेरे को भी पता है, मेरे पापा भी घूमे, मेरे बड़े पापा भी घूमे और जो उनके बड़े भाई हैं वो भी घूमे। तो हुआ कि वो ये तो
साफ था कि वो मास्क के कारण ही हुआ है। तो प्रिकॉशन बहुत कम लेते थे, पहले लेते थे एकदम स्टार्टिंग में, अब बीच में कम हो गया, बोले अब छोड़ो, अब तो क्या ही होगा, जैसे मैं अब तो क्या ही हो जाएगा करके, वैसे इन लोग भी अब तो क्या ही हो जाएगा। वो हालत में शाम को मना कर रहे थे कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। अब मैं भी बोला यार कि मना कर रहे हैं, कैसे करूँ करके। तो अब कुल मिला के बात ये आई कि मेरे घर क्या सीन चलता है कि मेरे घर ये नहीं चलता कि छोटा है कि बड़ा है, मेरे घर में मेरी बात मानी जाती है, मतलब मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो हो जाता है। तो बड़े पापा की बात मैंने नहीं माना, मैं बोला ठीक है ले चलते हैं। एंड डॉक्टर से बात कर ली, बड़े पापा को नहीं बताया। रात को 10:30 बजे एम्बुलेंस आई है। उसके बाद सीधे बड़े पापा को बोला कि चलो अब ले जा रहे हैं। तो उस समय बड़े पापा को बोला ले जा रहे हैं, तो बोले ठीक है चलते हैं करके। तो उस समय 10:30 बजे रात को वहाँ से निकले और रायपुर पहुँचते पहुँचते 12 साढ़े 12 हो गए, 12 तो बज गए। अब वहाँ की कैजुअलिटी में 3 बजा दी उन लोग चेक करते करते, और जो भी उन लोग दे रहे थे मेडिकेशन, उन लोग जो भी दे रहे थे मेरे को नहीं पता, अंदर आने नहीं दिए। बस ये पूछ रहे थे कि क्या कैसा क्या चल रहा था, कितने दिन में ये सब हो रहा है। वहाँ पे मतलब जहाँ यहाँ भिलाई पे थे, भिलाई पे वार्ड में थे ऑक्सीजन पे, ठीक है ऑक्सीजन फुल पे था। वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से डायरेक्ट आईसीयू में, मतलब 3 घंटा तो वहाँ पे थे, क्या बोलते हैं वहाँ इमरजेंसी वाले रूम पे 3 घंटा मेडिकेशन चल रहा है, पूरा मेडिकेशन चल रहा है उनका पूरा। उसके बाद डायरेक्ट जैसे ही उनको आईसीयू में शिफ्ट किया वो डायरेक्ट वेंटिलेटर पे चले गए। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी। दूसरे दिन मेरे को पता चली कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, वेंटिलेटर पे है और मतलब 14-15 लीटर ऑक्सीजन का लग रहा है, मतलब 14-15 लीटर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अब ये सब चीज़ चल रहा है। अब हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भैया अब हमारे पास आ गए, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ फ़ोन पे बता दिया जाएगा, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, अब तो आईसीयू में है, आप क्या ही देखोगे, को मिलेगा नहीं। तो अब मैं घर आ गया। घर आते आते रात को सुबह 5:30 हो गए। तो 5:30 बजे सुबह सोया हूँ। दूसरे दिन का हाल ये था कि उठाऊँ, फिर वही डैडी के पास देखा तो डैडी बोलते हैं मेरे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए इन लोग, नीचे वाले वार्ड से इनको ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इनका बुखार कम हो गया था डैडी का, और मतलब ना जैसे सांस फूलती है ना, बोल रहे थे मेरे को सांस फूल रही थी। वे रात को 1-1:30 बजे इन लोग शिफ्ट किए। अब ये सब हो गया। अब दूसरे दिन मेरे को एक कॉल आया, बोलते हैं कि आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ ब्लड बैंक के आसपास, कुछ सैंपल लेना है। तो अब मैंने ना वहाँ पे मेरे को वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था वो बोला था कि कुछ भी चीज़ लगेगा तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को फ़ोन कर देना। अब मैं उसको फ़ोन किया, वो बोला कि हाँ मैं देख लिया हूँ। अब इसके बाद ठीक है, ये 27 तारीख की बात, 29 तारीख को मेरे को एक अचानक कॉल आता है कि 2 दिन पहले आपको प्लाज्मा के लिए बोले थे, अभी तक आप प्लाज्मा लेके नहीं आए। मैं बोला भाई मेरे को कोई बताया ही नहीं है कि मेरे को प्लाज्मा लेके आना है। बोलता है आपका पेशेंट को प्लाज्मा लगाना है, 2 दिन हो गया है, आपने लेके आए नहीं है। बोलता है हमारे पास ब्लड बैंक में यहाँ पे नहीं है ए पॉजिटिव का, तो आप कहीं से अरेंज करिए। अब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को अचानक से पता चला कि भाई प्लाज्मा चाहिए और अचानक से ये सब चीज़ हो रहा है। मेरे को दिन के 2 बजे पता चला। अब मैं इधर उधर पूरे कॉल करने लग गया, जितने लोग को बोल सकता था, मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं जो भी हेल्प किया, थैंक यू सो मच यार। तो जहाँ तहाँ सब जगह फ़ोन लगा दिया भिलाई में कि प्लाज्मा करके। तो ब्लड बैंक वाले ने बोला कि 1 बॉटल तो मिल जाएगा, 1 के लिए आपको डोनेट करवाना पड़ेगा। तो पहले दिन प्लाज्मा निकालते वही 3, 4, 5 बजे 5 बजे मैं यहाँ से वापस लेके निकला प्लाज्मा रायपुर। प्लाज्मा वहाँ जाके दिया, बोलते हैं कि दूसरे दिन एक और बॉटल आपको लेके आना पड़ेगा। मैं प्लाज्मा देख के वापस आया था। अब सीन क्या चल रहा है मेरे घर पे कि ये बच्चे लोग जो थे वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उधम मचा दे रहे थे। तो मैं बोला कि इन लोग को बड़े पापा के घर भेज देते हैं। ठीक, बड़े पापा के घर चले गए। अब सीन क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग गई। मम्मी को दुनिया भर की बीमारी। तो अब हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आया, कोरोना है कि नॉर्मल कुछ चीज़ हो रहा है। अब मेरे को लगा कि कोरोना तो नहीं होगा क्योंकि टेस्ट अभी 2-4 दिन पहले कराएं, कोरोना नहीं होगा। मेरे को एक चीज़ ये पता थी कि मम्मी को थोड़े दिन पहले खून की कमी हुई थी, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया था। मेरे को लगा फिर से वही होगा। तो अब मेरे को ये चीज़ पता थी कि करना कि देखो हीमोग्लोबिन चेक करना है तो उसका एक ईजी वे है कि आँख के नीचे देख लो
कितना रेड है, ठीक है। अगर रेड रहा मतलब बॉडी में ठीक ठाक खून है, अगर नहीं रहा वाइट एकदम, समझ लो कि खून की कमी है। अब मेरे को ये पता नहीं कौन बताया था, मेरे भाई बताए थे कि कौन बताया था बहुत सालों पहले, तो मैं देखा और भाई वो पूरा वाइट था। अब मैं बोला भाई, और मम्मी का भी कैसे एक एक दिन हर दिन ना मतलब तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते जा रही। मतलब पहले दिन खाना बना पा रही थी, दूसरे दिन बेड पे थी, तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उठ ही नहीं पा रही थी। अब मेरी चोक हो गई। मैं रायपुर भी देख रहा हूँ, डैडी भी देख रहा हूँ, डैडी को भी देख रहा हूँ, इधर मम्मी का भी ये हाल हो रहा है। अब मैं रोज़ रायपुर जा रहा हूँ, क्या उसी में मेरी गाड़ी चलाने में पड़ जाती है। मेरे को नहीं जमता रोज़ गाड़ी चलाना, क्या एक बार, इसलिए मैं कम ट्रिप मारता हूँ। तो गाड़ी रोज़ मैं चला रहा हूँ, रायपुर भिलाई, आना जाना। और अब यहाँ सीन क्या हुआ कि मम्मी की भी तबीयत ख़राब। अब ये चीज़ मैं डैडी को नहीं बताया कि मम्मी की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो ये सब चीज़ चल रहा था। 29 तारीख को मेरे को ये पता चला। उसके बाद प्लाज्मा में एक दिन प्लाज्मा लेके गया, उसके दूसरे दिन अब सीन ये हुआ कि डैडी बोल रहे थे कि मेरे को ऊपर वाले वार्ड पे शिफ्ट कर दिए हैं। मैं बोला कि ठीक है, अगर डॉक्टर आएगा तो मेरी बात कराना उनसे। अब भाई वो होली का दिन था, होलिका दहन वाला दिन था। उस दिन सुबह से डॉक्टर लोग नहीं आए, शाम हो गई। मैं कॉल किया कि कहाँ है डॉक्टर लोग, अभी तक आए नहीं क्या? बोलते हैं कोई नहीं आया करके। तो मैं बोला कि मैं आता हूँ। मैं काढ़ा वाड़ा लेके गया हॉस्पिटल, गया। वहाँ देख रहा हूँ डैडी को कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रहा। डैडी बैठे हुए हैं बेड पे, डैडी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है। अब डैडी वहाँ बैठे हुए हैं, मैं गया हूँ और ऑक्सीमीटर था हम लोग के पास, तो मैंने लगाया डैडी के हाथ में। पहले तो ऑक्सीमीटर में 99 दिखाता है, 99 के 2 सेकंड बाद 89, 85, 82। और मैं जो भड़का हूँ ना उस समय, मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि डैडी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है एक दिन से। मतलब रात को जब सांस फूली उसके बाद ही को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ना कोई चेक करने आया सुबह से, ना डॉक्टर आया है, ना कोई है। अगर उस दिन मैं रात को नहीं पहुंचता तो हो सकता था कुछ भी हो सकता। मैं वहाँ से निकला और जो चिल्लाया हूँ पूरे वार्ड में, मतलब पूरा वार्ड हिला के रख दिया था पूरे। मतलब बहुत बड़ा वार्ड, H5 करके वार्ड है, ऊपर है 5th फ्लोर पे, बहुत बड़ा वार्ड है। और ऐसा चिल्लाया हूँ कि मतलब पूरा वार्ड हिला दिया। और वहाँ सब लोग देखने लग गए, सब वार्ड बॉय लोग आ गए कि क्या हो गया करके। अब मैं बोल रहा हूँ साला तुम्हारा पेशेंट ऑक्सीजन लगना चाहिए, उसको तुम लगा नहीं रहे हो, क्या चेक करते हो करके। मैं बोला डॉक्टर कहाँ है? बोलते डॉक्टर तब आएगा जब क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे कुछ ऐसा हुआ है वैसा। मैं बोला साला क्या नाटक है तुम्हारा। चिल्लाया हूँ। अचानक से उन लोग आए देखने, बोले चेक किया अपने ऑक्सीमीटर में, बोलते अरे अंकल आपको बताना चाहिए। बोला अंकल कहाँ से बताएंगे, अंकल की हालत है क्या बताने की। तो ये सब चीज़ चल रहा है। उसके बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन लग गया डैडी को। स्टार्टिंग पे 2 लीटर लग रहा था। तो उसके बाद डैडी बोले मेरे को यहाँ का खाना खा के नहीं हो रहा है। डैडी की हालत धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो गई। पहले तो बुखार था, अब बुखार उतर गया है, लेकिन अब निमोनिया पकड़ गया बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से। धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही है। अब रात भर निकला। अब सीन ऐसा हो गया था ना कि मेरे को समझ में आ गया था कि भाई अगर मैं यहाँ नहीं रुका ना हॉस्पिटल में, मतलब कोविड वार्ड में नहीं रुका, तो मतलब कि पापा डैडी तो ख़त्म ही है। मतलब ठीक है, मतलब कोई देखभाल के लिए है ही नहीं। मेरे पूरे घर में, मेरे ख़ानदान में कोई बच्चा नहीं है देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े पापा हैं, उनके घर में तो 60+ है, और बच्चे लोग जो है वो भी मतलब क्या ही करेंगे करके। तो अब सिर्फ मैं बच गया हूँ देखने के लिए। तो मैं बोला कि अब मेरे को ये डिसाइड करना पड़ रहा था कि मैं रुकूँ कि नहीं रुकूँ, सोचना था कि क्या किया जाए करके। तो अब मैं बोला कि भाई अगर यहाँ नहीं रुका ना मैं, भले ही मेरे को कोरोना हो जाए, लेकिन अगर यहाँ नहीं रुका तो भाई डैडी तो ख़त्म है। मतलब मैं वहाँ शाम को 7 बजे से लेकर पूरा 11 बजे तक बैठे रहा हॉस्पिटल में। मतलब पूरा चीज़ घर से ही कर दिया। पहले खाना हॉस्पिटल का आ रहा था, पूरा घर से कर दिया। अंडा वंडा सब बना के ले जा रहा था, चिकन विकन सब खिलाया डैडी को। दूसरे दिन सुबह हुई। अब दूसरे दिन मेरे को एक और बॉटल उसका प्लाज्मा का लेके जाना ही था। अब सुबह मेरे को अचानक सीन क्या था कि मम्मी घर में पूरी टोटल बीमार। मैं बर्तन धो रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, लियो लोग का खाना बना रहा हूँ, रायपुर भी देख रहा हूँ, और इधर डैडी के पास भी जा रहा हूँ, और अपना भी खाना बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ चल रहा है। उसके बीच में अब रात को मैं जैसे तैसे मरी हुई हालत में 11-12 बजे घर पहुँचता था। उसके बाद खाना खा के नहा धो के एकदम गर्म पानी से रात को 12-1 बजे नहा के बर्तन धोता था। बर्तन धोते अब बर्तन धोने के पहले 1 घंटा तो लेट जाता था, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं रहती थी। तो बर्तन धोते 3 बज जाते थे। 3 बजे के बाद 1 घंटा फ़ोन चलाना ज़रूरी है, तो 4 बजे तक फ़ोन चला के सोता था मैं। अब 4 बजे सोया हूँ मैं,
सुबह 10 बजे मेरे को मम्मी को कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब तबीयत ख़राब हो रही है, बोलते हैं अभी तुरंत हॉस्पिटल आओ करके। अब मेरी एकदम चोक, मैंने ब्रश किया हूँ ना कुछ किया हूँ, सीधा कपड़ा डाला हूँ, मुंह में मास्क लगा गया, शील्ड लगा के हॉस्पिटल भागा हूँ सीधा। मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ भगते भगते। वो हॉस्पिटल क्या बताऊँ, वो हॉस्पिटल 5 फ्लोर है, लिफ्ट बटन दबाने से आती नहीं है, मतलब बटन ख़राब है। जब लिफ्ट वाला अंदर से खोलेगा तभी वहाँ लिफ्ट खुलेगी, बाहर से आप दबा नहीं सकते। भगते भगते ऊपर गया हूँ सीढ़ी से, वहाँ देखा हूँ तो डॉक्टर खड़ा हुआ है। क्या बोलता है कि अच्छा आप इनके साथ है क्या, ये इनकी हालत तो ख़राब हो रही है, यहाँ ICU में हमारे पास बेड नहीं है, तो इनको भी रेफ़र कर रहे हैं, आप करवाना चाहते हैं क्या। मैं बोला भाई कर दे रेफ़र। तो बोला ठीक है इनको रेफ़र करा रहे हैं करके। तो डैडी को ना मैंने एक चीज़ बोला था रात को कि डैडी देखो चिंता मत करो, आप अपने पास जितना पैसा होगा ना सब लगा देंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं ठीक लग रहा है तो बता देना, अपन दूसरे हॉस्पिटल चले जाएंगे। उस समय सीन ऐसा था कि इतने ज़्यादा केस बढ़े नहीं थे, मतलब जितने अभी बढ़ गए ना। और उस समय होली के टाइम इतना पीक नहीं था कोरोना का, मतलब दिन के 70-80 हज़ार केस आ रहे होंगे। भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी इतना ज़्यादा नहीं था उस समय। डॉक्टर बोला कि ठीक है इनको आज ले जाएंगे दिन में। तो मैं बोला कौन से हॉस्पिटल कर रहे, तो उन लोगों ने जो भी नाम बताया हॉस्पिटल का, यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, रामकृष्ण केयर। अब ये था होली का दिन, जिस दिन होली खेलते हैं वो वाला दिन। हॉस्पिटल में भी स्टाफ नहीं है, जो एम्बुलेंस आती है लेने आती है वो भी, उसमें भी ड्राइवर की कमी, पूरा भिलाई भी बंद। अब सीन ऐसा है कि मेरे को प्लाज्मा की दूसरी बॉटल लेके जाना है। अब प्लाज्मा तो शाम तक मेरे को लेके जाना था, इतना पता था, लेकिन अब एम्बुलेंस वाले ने बोला है कि वो 1 बजे आएगा। 1 से कॉल कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा है। अब मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अब प्लाज्मा तो लेके जाना ही है करके। तो अब डैडी को मैं बता दिया कि जा रहा हूँ मैं रायपुर, या तो आ जाऊँगा या तो इन लोग आ जाएंगे लेने। लोग आते हैं तो टेक्नीशियन और एम्बुलेंस में लोग आते हैं लेने के लिए, उन लोग PPE किट डाल के ले जाते हैं, डायरेक्ट वार्ड से उठा के ले जाते हैं, मतलब स्ट्रेचर में उन लोग। तो सीन ऐसा हो गया था कि मैं 5 बजे निकला, मतलब इन लोग की राह देखते देखते 5 बज गए। मैं बोला अब नहीं रुक पाऊँगा, मैं और मेरे भाई निकले रायपुर के लिए। मैं वहाँ जाके प्लाज्मा दिया हूँ। अब मैं लगातार कॉल कर ही रहा हूँ हॉस्पिटल में कि क्या हो रहा है, अभी तक एम्बुलेंस आई क्यों नहीं। हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ कॉल लगाया, उन लोग को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, सेक्टर ना इस वाले हॉस्पिटल से रेफ़र किए हैं करके। वो लोग बोलते हैं कि 2 बेड थे वो तो निकल गए। अब मेरा दिमाग जो उस समय, क्या बताऊँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना मेरे को उस समय कि भाई ये लोग सुबह से बोल के रखे हैं कि रेफ़र किए हैं और अभी बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, ठीक है। और मेरे को ये बता रहे हैं कि आपको तो पता ही है कि रायपुर में VIP लोग रहते हैं, ऐसा वैसा। मैं बोला साला तुम्हारा VIP की तो अब मेरा दिमाग एकदम ख़राब। मैं रायपुर में बैठा हूँ प्लाज्मा देने के बाद और सोच रहा हूँ कि क्या करूँ करके, ठीक है। तो अब मैंने अपने ये वाले हॉस्पिटल, भिलाई वाले हॉस्पिटल में कॉल लगाया डॉक्टर को जिसने रेफ़र किया। मैं बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। वो बोला कि मैं बात करके देखता हूँ रेट। उसने बात करके मेरे को वापस कॉल किया, बोलता है आप चिंता मत करो, इनका मैंने बोल दिया हूँ आज होना है, तो इनका बेड बुक है। अब मैं उस हॉस्पिटल में कॉल लगाया तो उन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई बेड बुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी जिनसे बात हुई है आप उन्हीं से बात कीजिए। अब जिनसे बात हुई थी वो कॉल ही नहीं उठा रहा। मैं 9 बजे तक रायपुर में वेट किया कि कोई कॉल आएगा करके, कोई कॉल नहीं आया। मैं बोला चल अब निकलते हैं, भाई को बोला चल निकलते हैं भिलाई के लिए। अब मेरा क्या मन किया पता नहीं, मैंने GPS कार में लगा दिया और वो रायपुर के अंदर ही कहीं घुसा दिया हम लोग को। अब वहाँ से निकलते निकलते 1 घंटा लग गया। रायपुर टोल नाका क्रॉस करने के थोड़ी देर पहले ही एक कॉल आता है, वो बोलते हैं कि आपके पेशेंट को हम लोग लेने आ रहे हैं। मेरी मतलब जो राहत की सांस बोलते हैं ना, वो मैंने लिया। मतलब मैं कंफर्म किया उससे 2-3 बार कि सही में आ रहे हो ना करके। वो बोला हाँ आ रहे हैं लेने, हो जाएगा करके। आज हॉस्पिटल के पास जाके बैठे हैं, ये सब चीज़ हुआ है, शिफ्टिंग हो गया, उसने फॉर्म वॉर्म भरवाया जो भी है। उस दिन जाके मेरे को लगा कि भाई अब कुछ हो पाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत मतलब स्टेट के नंबर 1 हॉस्पिटलों में से आता है वो, ठीक है। तो मेरे को अब थोड़ा लगा कि भाई अब कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ चल रहा था। अब उस दिन भी घर आते आते 2 बज गए। मैं 2 बजे घर आया हूँ, नीचे ज़मीन पे बैठ गया हूँ, सोच रहा हूँ यार कि क्या चल रहा है करके, मतलब मेरे साथ कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अब ये तो चल ही रहा है, रोज़ रायपुर के चक्कर लगी रहे, आना जाना। दूसरे दिन फिर वापस पेपर लेके जाना था डैडी का, तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में गया हूँ। वहाँ घूम रहा हूँ, इधर से उधर बार ऊपर नीचे करवा रहे हूँ। तो वहाँ भी बहुत घुमाया मेरे को। घुमाने के बाद पेपर मिला, पेपर लेके मैं गया हूँ। मतलब मैं डैडी की ऐसी हालत देखा हूँ ना कि जैसे एक सांस के लिए जैसे तड़पते हैं ना, वैसे। एक इंस्टेंस हुआ था
जिस दिन ले जा रहे थे ना, उस दिन में मैं गया था हॉस्पिटल डैडी से, मतलब जो सुबह चल रहा था, तो डैडी बोले कि मेरे को बाथरूम करने जाना है। तो अब जाना तो था, लेकिन अब ये निकाल नहीं सकते ऑक्सीजन, क्योंकि इतनी निकालते साथ ही मतलब खांसी और वो जैसे सांस आती है ना, वही सब चालू हो जा रहा था। अब मैं बोला कि पॉट लेके आता हूँ। पॉट पूरे वार्ड में ढूंढ रहा हूँ, पॉट ही नहीं है, खाली पॉट है ही नहीं। अब भाई मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ना मैं ज़िंदगी भर ना एक प्रिंस वाली लाइफ जियो। ये पॉट वॉट और ये सब वाले काम मेरे से नहीं हुए हैं आज तक। तो मेरे को डॉक्टर बोलता है कि जाओ बाथरूम में होगा, बाथरूम में जाके देखा साला उसमें लोग थूक के रखे। अब वो पॉट में उठा के मेरे को उठाने में ही कैसे लग रहा है। अब मैं तब भी पूरा वार्ड छान मारा, मेरे को कोई पॉट वॉट नहीं मिला। डैडी बोले अब मेरे को नहीं हो रहा है, तू मेरे को लेके चल करके। ऑक्सीजन निकाले, मैं पकड़ के ले गया हूँ और एकदम सांस चल रही है। मेरी जो चोक हुई है ना, उस समय मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या हो गया। तो डैडी जल्दी से टॉयलेट की और वापस में लाके लगा दिया। मेरे को उस दिन लगा कि यार अपने बाप को ना एक एक सांस के लिए तड़पते हुए देखना ना, मतलब लाइफ का ना एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। कि मैं एक तो सबसे पहले तो पापा को ही देखा हूँ वैसे एकदम कुत्ते माफिक सांस लेते हुए, और अभी डैडी को देख रहा हूँ। मतलब मेरा ऐसा चल रहा है कि यार क्या ही चल रहा है मेरे साथ। तो अब ये सब चीज़ चल रहा था। तो यहाँ रायपुर में हो गई शिफ्ट। उसके बाद दूसरे दिन वही सब रायपुर के चक्कर लगते रहे। अब मम्मी की हालत भी ख़राब, तो अब मम्मी को भी ठीक करना था। मम्मी को ठीक करने के चक्कर में ऐसा हुआ कि मैं बोला भाई अब जितना पैसा लग रहा है लगा दो करके। पैसे की देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर डैडी ठीक हो गए तो कमा लेंगे 1-2 महीने में। मैं पैसे ऐसे खर्चे किए हो ना, मतलब पूरा पैसा मैंने अपने अकाउंट में डाल लिया। जहाँ जितना लग रहा है पेटीएम, मतलब 45,000 रुपये अलग से खर्चा कर दिया हूँ मैं। वो हॉस्पिटल का तो अलग 45,000 मैंने अलग से खर्चे कर दिए, यही पेटीएम करके इधर उधर जहाँ लग रहा है वहाँ दे रहा हूँ, जहाँ लग रहा है वहाँ दे रहा हूँ। तो अब मैं बोला मम्मी को तो ठीक करना पड़ेगा। मेरे को ये पता चल गया था कि हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। अब खाना भी मैं ही बना रहा हूँ और मम्मी से अच्छा खाना बना रहा हूँ मैं। तो अब मम्मी को भी ठीक करना था, तो मैं निकला भैया सामान खरीदने। क्या चीज़ हीमोग्लोबिन बढ़ाता है? चुकंदर, ठीक है, चुकंदर, अनार। तो बीटरूट और ये मैंने ख़रीदा, और नारियल पानी भी भाई। तो चुकंदर, अनार और नारियल पानी, ठीक है, और सेब वेब, जितने फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट हो गया, अंजीर जितना हो सके खिला सकता था मैं, चालू किया खिलाना। तो अब मम्मी की हालत ऐसी थी कि मम्मी उठ नहीं पा रही थी। तो वही सब चीज़ मैं खिला पिला रहा था, दिन भर वही काम कर रहा था। अब उसके बाद ये सब करने के बाद रायपुर भी जाना आना भी। अब उसके बाद बीच में एक ऐसा दिन आया ना कि अब मेरे को ऐसा लगने लग गया कि भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा करके। तो मैं बहुत ज़्यादा ही कर दे रहा था, अब मेरे से नहीं झेला रहा था। मतलब कि ऐसा होता है ना, एक पॉइंट आता है कि अब लगता है यार अपने से अब नहीं हो पाएगा। मतलब देखो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा काम रहता हूँ, स्ट्रेस वाली सिचुएशन पे भी मतलब मैं ठीक ठाक रह लेता हूँ। मतलब मेरे को इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि मैं एक ओवर थिंक करूँ, ठीक है, सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मतलब चीज़ों की वर्स्ट तक सोच लेता हूँ, और जो बेस्ट है वो भी सोच लेता हूँ, और वर्स्ट भी सोच लेता हूँ। तो मेरे को ये चीज़ पता होती है पहले से कि वर्स्ट क्या हो सकता है। अब मेरे को वर्स्ट क्या हो सकता है वो पता था। तो अब मेरा ऐसा हो गया था कि यार मेरे को कोई एक जन चाहिए, क्योंकि मम्मी की देखभाल भी मैं कैसे करूँ। पापा डैडी रायपुर 10 बार भागना, और उसके बाद मम्मी भी इधर। अब मैं खाना भी बना रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, ये सब चीज़ भी कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार एक जन होना चाहिए घर। मैंने फिर उसके बाद ही फिर मम्मी को मैंने दूसरे दिन से अच्छे से डाइट वाइट दिया, 3-4 दिन लगा। उसके बाद मम्मी को ठीक लगने लग गया, ठीक है। अब ये चीज़ ये हो गया कि कोरोना नहीं था। वो उस 4 दिन में मेरी जो हालत ख़राब हुई है वो क्या ही बताऊँ। इस बीच में सीन ये हुआ कि बड़े पापा जो लोग हैं, मतलब जो 60+ वाले लोग थे, उन लोग की फैमिली में बुखार आना किसी को चालू हुआ। अब उन लोग जो बच्चे लोग थे उन लोग को वापस इधर छोड़ दिए। उसके बाद 2-3 दिन हुआ, उन लोग को बुखार था ही। अब बड़े पापा की भी मेरे को चिंता होती है, क्योंकि मैं कैसा हूँ कि सबकी चिंता करते बैठता हूँ, इसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब मैं रोज़ फ़ोन करता था क्या हो गया करके पूछने के लिए। सुबह मैं एक दिन फ़ोन किया, रोज़ तो करता ही था, उस दिन किया। बोलते सबको बुखार आ गया है ऐसा वैसा। मैं बोला टेस्ट करवाना है क्या? बोलते नहीं, उनका जो लड़का है वो मना कर रहा था, मतलब जो मेरा भाई है कज़िन, वो मना कर रहा था टेस्ट कराने। मैं बोला उसकी बात नहीं मान। फिर मेरी चल रही थी मैं बोला कि टेस्ट वाला कहीं कराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ लेके। मैं बंदा लेके घर गया उन लोग के, सबका टेस्ट करवाया, सब पॉजिटिव। 5 लोग थे, 5 के 5 पॉजिटिव। अब इस टाइम पे मेरी पूरी एंटायर फैमिली में सब पॉजिटिव हो गए। मैं बचाऊँ मम्मी को
ठीक, मम्मी को टेस्ट चले गया था। अब मेरे को ये पता नहीं क्यों गया था, या तो सर्दी थी कि बुखार उखार के कारण गया था, मम्मी का टेस्ट चले गया था। अब मेरी भी फटी क्योंकि मैं भाई के साथ घूमा था और मेरे को लगा कि अब मैं भी पॉजिटिव आ ही जाऊँगा करके। मैंने दोबारा टेस्ट कराया, भाई तुम्हारा नेगेटिव। इतने 2 बार नेगेटिव आ गया हूँ, इतना रायपुर और यहाँ दौड़ा हूँ, कोविड वार्ड में घुसा हूँ, इतना घूमा हूँ कोविड वार्ड में, इसके बाद भी नहीं हुआ। तो भाई भगवान की कृपा है हमारे ऊपर अभी भी। उस दिन भी नेगेटिव हो गया। अब भाई लोग का सीन ऐसा था कि सबको बुखार उखार आया था। अब भाई की मम्मी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक, टायर्ड है, तो उनको ये सब पता है कि क्या क्या गोली लगती है, क्या नहीं करने वाला आया ना। पहले वो बोला था कि वो जितने भी मेडिसिन है वो सब प्रोवाइड करेगा। उसके बाद भाई उसने दूसरे दिन बदल लिया अपना मन, बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है भाई देख लेंगे तेरा। बोलता है जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले लो। मैं बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता है तो कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है, वहाँ जाऊँगा तो मेरे को हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है सब कुछ प्राइवेट से करते। प्राइवेट में पूरा मेडिसिन उन लोग का जो भी था पूरा बाहरी से खरीदे जितना था। तो उन लोग के घर में हर दिन 2 बार चक्कर लग रहा था, मेरे कार लेके इधर से उधर दिन भर दौड़ते ही रहता था। अब जो चीज़ बोल रहे हैं, अब मेरा ऐसा था कि भाई अब 2 जन हो गए एडमिट। अब बड़े पापा 60+ थे, उनको भी सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो रहा था, ऐसा बोल रहा था मेरे भाई। तो अब मेरे को लगा भाई बस बड़े पापा का ना हो जाए करके, कि बड़े पापा को होगा तो फिर क्या है झेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 60+ भी है और थोड़े से मोटे भी हो तो उनका झेलना मुश्किल हो जाता। तो मेरा ऐसा था कि भाई जो करवाना है मेरे से करवा लो, जो बोलोगे वो सब ला दूँगा, बस ठीक करो करके। वहाँ से मेरे को कॉल आया पापा के हॉस्पिटल से कि बोलते हैं कि मेरे को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आज लेने आ जाना। फिर मैं बात किया, बोले ये क्या कर रहे करके, तो नर्स से बात किया, बोलते आज इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम लोग सब फॉर्मेलिटी कर ली, आप लेने आ जाओ। मैं 5 बजे निकला लेने के। अब इस टाइम तक हुआ सीन ये कि मेरी बुआ और बहन टेस्ट करा ली, उन लोग दोनों का नेगेटिव आ गया, तो मेरी बुआ साथ में जा रही थी लेने। अब ये सब सीन है 5 तारीख का, ठीक है। 6 तारीख से लॉकडाउन हो रहा था, ये सब सीन 5 तारीख का है। हम लोग निकले ये सब चीज़ पापा को लेने के लिए, डिस्चार्ज हुए थे, अभी भी कोविड पॉजिटिव ही थे, लेकिन बोले कि डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, घर में ठीक हो जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है ला ले। तो अब लेने निकले भाई। अब रायपुर में जो जाम लगा हुआ है, और जाम क्यों लगा हुआ है, अब जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बीच में वो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट वाला अटैक हो गया था, तो उसके कारण जो भी लोग एडमिट थे वो सेम पापा वाले हॉस्पिटल में एडमिट थे। पापा और डैडी दोनों में आधे थे। तो अपने जो होम मिनिस्टर है वो देखने आए थे, उस चक्कर में पूरे रायपुर में जाम लग गया। अब मेरे को यहाँ से रायपुर पहुँचने में कम से कम 50 मिनट लगता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट। और उस दिन मेरे को लग गया 2.5 घंटा। यहाँ से मैं 5 बजे निकला हूँ, 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मेरे को बोलते हैं कि आज तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता, आप तो देख ही रहे हो कौन आया है, और आज डिस्चार्ज नहीं हो सकता, अब तो स्टाफ वाफ सब चले गए हैं। अब मेरा इतना जब दिमाग ख़राब हुआ ना, मैं बोला साला 2.5 घंटे घूम रहा हूँ मैं गाड़ी लेके इधर से उधर, और मेरी गाड़ी का ना क्लच सबको पता है भाई बहुत बेकार है, ठीक है, पूरा पैर की ना बच जाती है। अब बोलते हैं उन लोग कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल आ जाना 11 बजे। मैं बोला हो 10 बार ये चक्कर ही लगाते रहूँ। मैं वापस आया गाड़ी में, बुआ को बताया ऐसा ऐसा सीन हो रहा है करके। वो बोली चल वापस, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं बोला नहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। अब मैं अपन बोले बिना बात किए तो अपन मानेंगे नहीं, तो अपन गए दोबारा बात करने। फिर अपन पूरा सिचुएशन समझाया उन लोग को बैठ के कि ऐसा ऐसा सीन। वो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। उसने बात किया भाई, आधा घंटा लगाया, मेरे को बैठाया, और उसके बाद बोलता है ठीक है हो जाएगा डिस्चार्ज, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, हो जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, जो लेना है ले ले, कर दे डिस्चार्ज। और ये बात पापा को पता चली कि डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं पापा ऊपर से। तो पापा को ये बात पता चली, पापा अलग गुस्सा अपने में चल रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा आया है तो हम क्या करें, ये वो करके। तो फिर पापा वहाँ से वार्ड बॉय को बोल के नीचे आ गए। अब वापस आने के बाद यहाँ 6 तारीख से जो लॉकडाउन में, 6 तारीख से लेके मतलब मैं 13 तारीख तक लॉकडाउन में घूम ही रहा हूँ रोज़, ठीक है, इधर से उधर रोज़ दवाई मंगवा रहे हैं उन लोग, फल फ्रूट। मतलब लॉकडाउन में बंद दुकानें खुलवा दी हूँ मैंने, मतलब जो चीज़ नहीं भी मिल रहा ना वो सब चीज़ अवेलेबल करवाया उन लोग के लिए। तो ये सब चीज़ चल रहा है। अब 13 तारीख तक डैडी की तबीयत मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, मतलब बार बार ऑक्सीजन बढ़ रहा था, कम हो रहा था, 8 लीटर 6 लीटर यही सब चल रहा था। अब 12-13 तारीख हो गई। अब डॉक्टर से मेरी रोज़ बात होती थी, तो वो बोला कि अब कंडीशन बहुत इंप्रूव हो गई है। एक दिन ऑक्सीजन निकाल के देखे, नॉर्मल आया तो बोले ठीक है ले जा सकते हैं घर। मैं फिर लेने गया वहाँ। 13 तारीख को डैडी का डिस्चार्ज हुआ। डैडी का डिस्चार्ज होने के बाद घर लाया, उसके बाद भाई मेरे को चैन की सांस आई कि भाई अब ठीक हो गया, ठीक है। पीपी किट विट डाल के लेके आया मैं घर में। मैं भाई
ये 2 मास्क, ठीक है। पीपी किट डाल के घर लेके आया। डैडी को फिर साइड वाले रूम में क्वारंटाइन कर दिया। अब डैडी का सांस सब बढ़िया चल रहा था। वीक बहुत हो गए थे, वीक बहुत अभी भी है, उस समय तो कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। पैर वैर सब पतले हो गए थे, इतने पतले नहीं थे डैडी। हिला देता है मतलब कोरोना टाइम, मतलब ऐसा टाइम देखा मैंने कि पूरा ख़ानदान मेरा एक ही बार में ख़त्म हो जाता कोरोना से, और मैं बस अकेला बच जाता। क्या कर लेता मैं अकेला, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि भाई होने को पूरे ख़ानदान को हो सकता है, तो बच के रहना। ऐसा नहीं कि चले हीरो बन के, वो तो अलग बात है कि कृपा बनी हुई थी अपने ऊपर, तो अपने को नहीं हुआ। एक जन रहता है ना सेवियर, तो बस वो अपन बच गए। अब डैडी को जिस दिन लेने जाना था उसके 2 दिन पहले तक मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया था बहुत तगड़े से, मेरे को पता चल रहा था। मेरे को दिन भर प्यास लग रही है, मैं पानी पी रहा हूँ तो प्यास बुझ नहीं रही, दिन भर प्यास लग रही है, मेरे को उठ के नहीं हो रहा है, सुस्ती हो गया। मम्मी इस समय तक ठीक हो गई थी, लेकिन वो ये कि मेरा अब चालू हो गया था सीन। मेरे को डिहाइड्रेशन बहुत गंदा वाला हो गया था, खाना वाना खाने में भी थोड़ा जैसे लगता है कम वैसा हो गया था। अब ये सब चीज़ चल रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है। अब डैडी को जिस दिन बोले लेने जाना, उस दिन मेरी हालत ही नहीं उठ कि मैं उठ के लेके आ जाऊँ वापस रायपुर से। अब मेरे को लगा कि भाई जाऊँगा आराम से लेके आ जाऊँगा। मैं लेने निकला 2:30 बजे निकला, शायद 2:30 बजे लेने निकला, अपनी पूरी जान लगा कि मतलब इतनी जान बची नहीं थी मेरे अंदर कि मैं खड़े होके गाड़ी चला के जाऊँ। मतलब मैं गाड़ी कैसे चला रहा था इस टाइप से मैं बैठा हुआ था सीट पे। हाईवे पूरा खाली था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो लेटे लेटे मैं पड़े पड़े गाड़ी में गया हूँ, और मेरे को लगा कि हॉस्पिटल में जाऊँगा, डिस्चार्ज करेंगे, 1 घंटे में लेके आ जाऊँगा। हॉस्पिटल पहुँच के मेरे को पता चला कि 3 घंटे मेरे को वेट करना है। अब उस मरी हालत में मेरे को 3 घंटे वेट करना है, उसके बाद मेरे को वापस बैठा के लेके आना। और वो कब आएंगे? 8:30-9 बजे। मैं 3 बजे से निकला हूँ। अब हॉस्पिटल में मैं घूमा इधर उधर, कुछ मिला नहीं, एक कॉफ़ी मारा और वापस आके गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी में बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो रही है मेरी। पानी पी रहा हूँ ORS का घोल पी रहा हूँ धीरे धीरे और इधर उधर फ़ोन में बात कर रहा हूँ ताकि टाइम पास हो जाए। दिन भर वहीं टाइम पास किया, वापस गया। और वापस जाते समय भी जान लगा के जाना पड़ा कि भाई उठ के जाओ। मतलब ऐसा लगता है ना कि भाई बस अब चक्कर आने वाला, उसके थोड़े से पहले ही था। मतलब मैं बोला भाई अब जान लगा के वापस चलते, एक बार देख के आते हैं क्या हुआ करके। जान लगा के वापस गया हूँ मैं उठ के, गाड़ी वाड़ी बंद करके। मतलब जैसे बोलते हैं ना सेंसेस धीरे धीरे अपने कम होते जाते, वैसे मेरा हो रहा था। पहुँचा हूँ मैं, उन लोग तो भाई भगवान का शुक्र, उन लोग बोले भाई सब हो गया है, ये अमाउंट पे करो और ले जाओ। मैं अमाउंट पे किया, डैडी को बोला आ जाओ नीचे। आए, गाड़ी में बैठाया, पीपी किट डाला वाला और सब दवाई ववाई लिया और निकला भाई वापस। फिर वैसे ही ऐसे ही वापस पहुँचा हूँ। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी लगा कि भाई अब ठीक हो जाएंगे करके, तो यही सब सीन चल रहा था। अब इसके बाद भी लियो लोग का सीन तो चल ही रहा था, लियो चिको, तो इन लोग को भी 1-2 दिन ले जाना पड़ा। 13 तारीख के बाद, मतलब 15-16 तारीख तक तो मैं घूम ही नहीं रहा था। इसके बाद भी कोरोना नहीं हुआ स्टिल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाए, लेकिन नहीं हुआ अभी तक भी नहीं हुआ। मई आ गया, उसके बाद से मेरे को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब बस 1 मई बज गया हूँ जिसको कोरोना नहीं हुआ है, तो बोल रहे हैं कि तू मत ही निकल, जो काम करना है हम लोग देख लेंगे। तो मैं बहुत कम ही निकल रहा हूँ।